अध्याय 1। सुहानी, क्या तुम तभी खुश होती हो जब तुम टीना का क्रेडिट चुराती हो? टीना ने ज़ॉम्बी के झुंड का पता लगाया। टीना ने वह सुरक्षित ठिकाना ढूंढा जहां हम अभी छिपे हुए हैं। टीना ने सड़क पर पड़ा सारा सामान भी ढूंढ निकाला। फिर तुम क्यों जिद कर रही हो कि तुमने ही ये सब ढूंढा था? बिल्कुल सही। तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, तुम तो बस मुफ्तखोर हो। अगर लोकेश और टीना को तुम पर दया न आती, तो हम तुम्हारे जैसे निकम्मे को कभी अपने साथ नहीं लाते। सुहानी लॉरेंस ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने सचमुच इसका पता लगा लिया है। सबसे नज़दीकी अड्डा 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन ज़ॉम्बी का झुंड आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अभी सबसे अच्छा विकल्प यही है कि पहले झुंड से छिप जाएं, फिर अड्डे पर जाएं। सबके आंखों में घृणा साफ झलक रही थी, मानो उसके हर शब्द से सबका पेट खराब हो रहा हो। लेकिन टीना लिंच ने उदारता दिखाते हुए झूठी सहानुभूति से कहा, चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। सुहानी बस बेस पर जाकर अपने बेटे से मिलना चाहती है। सुहानी, तुम आरव को इतना याद कर रही हो कि इसी वजह से ऐसा व्यवहार कर रही हो, है ना? मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है, लेकिन असल में मैं ही वह व्यक्ति हूं जो। बस करो। उसके बेटे की वजह से उससे रिश्ता तोड़ने वाले उसके पूर्व प्रेमी लोकेश स्टलिंग ने गुस्से से कहा। बाकी सबने सुपर पावर हासिल कर ली है, लेकिन तुम अभी भी एक आम इंसान हो। तुम हम सबको पीछे खींच रही हो और दूसरों को धमका रही हो। टीना हमेशा से तुम्हारा साथ देती रही है। खुद को देखो, सुहानी। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? ये सच नहीं है, मेरे पास भी एक महाशक्ति है। तो फिर आपकी महाशक्ति क्या है? मेरी महाशक्ति। सुहानी लॉरेंस ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। वह उन्हें अपनी महाशक्ति के बारे में नहीं बता सकती थी। अगर उसने बताया, तो वह सबसे पहले अपने ही लोगों के हाथों मारी जाएगी। मैं उसे हिचकिचाते देख उनकी आंखों में घृणा और गहरी हो गई। सर्वनाश से पहले, वे सभी एक ही विश्वविद्यालय क्लब के सदस्य थे। स्नातक होने के बाद, उन्होंने साथ मिलकर एक व्यवसाय भी शुरू किया और वे बेहद करीबी दोस्त थे। लेकिन टीना लिंच के आने के बाद से सब कुछ बदल गया था। सब लोग टीना लिंच के पक्ष में उमड़ पड़े। यहां तक कि लोकेश स्टलिंग भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, उनकी असाधारण क्षमताओं और शानदार व्यक्तित्व की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सर्वनाश के बाद, सुहानी लॉरेंस ने अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल करके सेफ हाउस को सुरक्षित किया, जरूरी सामान जुटाया और यहां तक कि ज़ॉम्बी के झुंड की दिशा और आने का समय भी बता दिया। फिर भी, किसी तरह सारा श्रेय टीना लिंच को ही मिला। इसी बीच, उन्हें उस शातिर महिला के रूप में चित्रित किया गया, जिसने ईर्ष्या के कारण टीना लिंच को धमकाया और सभी द्वारा तिरस्कृत किया गया। लोकेश, कृपया मेरी बात सुनो। सुहानी, बस हार मान लो। उसकी चचेरी बहन, निशा लॉरेंस, ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बार में जाकर बेकाबू हो जाना और न जाने किस जानवर से गर्भवती हो जाना। तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुम अब भी हमारे लोकेश के लिए काफी अच्छी हो, है ना? उसने सहज ही लोकेश स्टलिंग की ओर देखा और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से घृणा और नफरत के भाव दिखाई दिए। लोकेश, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? तुमने कहा था कि प्रलय आने के बाद हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, एक चाकू उसके पेट के निचले हिस्से में घुस गया। श्लिक। हिना वॉल्श वही तरीका अपना रही थी जो सुहानी ने उसे सिखाया था। पसलियों के नीचे तिरछा वार करके फेफड़े को छेदना। इससे पीड़ित व्यक्ति सांस लेने के लिए हौंफने लगता और हिलडुल नहीं पाता, लेकिन फिर भी किसी तरह जीवित रहता। एक भाड़े के सैनिक ने उसे ये तरकीब सिखाई थी। जब आपका सामना बुरे लोगों से हो जाए और आप भाग न सकें, तो आप उन्हें मार देते हैं। और ऐसा करके, आप उनसे एक आखिरी काम करवाते हैं, ज़ॉम्बी को बांधना। आप क्यों? हिना वॉल्श मुस्कुराए। अगर तुम हमारे साथ हो तो हम इस भीड़ से बच नहीं सकते। तुमने मुझे एक बार बलात्कारी से बचाया था, इसलिए मुझ पर एक एहसान करो और मुझे फिर से बचा लो। उनके आसपास मौजूद सभी लोग उसे ठंडी निगाहों से घूर रहे थे। किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उस पल उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सुहानी लॉरेंस का पूरा शरीर कांप रहा था, दर्द से या गुस्से से, वह खुद नहीं बता पा रही थी। अगर मुझे पता होता कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, तो मैं कभी भी इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाता। कितना दुखद है। मैं अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। हम बेस से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर थे। 60 किलोमीटर। सुहानी लॉरेंस का पूरा शरीर कांप रहा था। वह घृणा और आक्रोश से भरी हुई थी। आरव। अब तक उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा सिर्फ आरव लॉरेंस से ही मिली थी। आरव, अब भी अपने बेटे के बारे में सोच रहे हो? निशा लॉरेंस ने ताना मारा। अरे, हमने उसे बेस पर भेजा ही नहीं था। 1 साल पहले, हमने तुम्हारे बेटे का इस्तेमाल ज़ॉम्बीज़ के झुंड को भगाने के लिए किया था, बिल्कुल इसी तरीके से। ओह, हाँ, और क्या तुमने तब हमें इतनी सफाई से काम निपटाने के लिए शाबाशी नहीं दी थी? हा, तुम्हें देखना चाहिए था। हमने उससे कहा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि ठीक है।
उसने तुरंत छटपटाना बंद कर दिया। उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। क्या क्या? सुहानी लॉरेंस एक बार फिर बेतहाशा छटपटाने लगी। जितना ज्यादा वह छटपटाती, ऑक्सीजन की कमी से उसका दम उतना ही ज्यादा घुटता। घाव और गहरा होता गया, खून बहने लगा, लेकिन ये दर्द उसके दिल की पीड़ा के आगे कुछ भी नहीं था। आरव, मेरा आरव। लोकेश स्टलिंग की आंखों में घृणा और भी तीव्र हो गई। उस छोटे कमीने के लिए यह मौत भी कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। सुहानी, तू कुतिया, हमारी सगाई होने ही वाली थी और तूने इस नाजायज बच्चे को मेरे ऊपर थोप दिया। बार में भला कौन कौन से भले लोग मिलते हैं। पता नहीं तुझे कौन कौन सी बीमारियां हैं। अगर तूने इतना सारा सामान जमा न किया होता तो तुझे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती। तू घिनौनी है। आंसुओं से सुहानी लॉरेंस की दृष्टि धुंधली हो गई। उसका आरव, उसका नन्हा बेटा। प्रलय से पहले वह केवल 5 साल का था। 1 साल पहले वह 7 साल का भी नहीं था। वह तो प्राथमिक विद्यालय जाने लायक भी नहीं था, वयस्क होने की तो बात ही छोड़िए। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? सुहानी लॉरेंस ने सिर उठाने के लिए संघर्ष किया और अपने सामने खड़े लोगों को घूरने लगी। एक एक करके उनके चेहरे उसकी स्मृति में बस गए। वह बोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं सचमुच एक महाशक्ति रखती हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय वे अहंकारपूर्ण क्रूरता के साथ हंसे। मरते मरते भी बकवास कर रहे हो। लगता है तुम्हें टीना की बदनामी करने की लत लग गई है ना? तुम सचमुच मरने के लायक हो। हिना वॉल्श ने चिढ़कर कहा, क्या वह सचमुच हमसे उम्मीद कर रही है कि हम उसे बचा लेंगे? धिक्कार है। तुम्हारे बिना हम ज़ॉम्बी की भीड़ से कैसे पार पाएंगे? ठीक है, उसे भीड़ को रोके रखने दो। चलो यहाँ से चलते हैं। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ गए। सुहानी लॉरेंस ने अपने घाव को पकड़ लिया और हौंफते हुए बोली, मेरे पास सचमुच एक महाशक्ति है। एक ऐसी महाशक्ति जिसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकती। महाशक्ति? टेक कौशल एक, जो तुम्हारा है वो मेरा है। आप अपने हाथों से जिस भी जीवित प्राणी को मारेंगे, उसकी सभी क्षमताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। कौशल 2, और मैं वह भी ले लूंगा, किसी जीवित प्राणी की क्षमताओं का एक हिस्सा चुराने की एक निश्चित संभावना। ये संभावना यादृच्छिक होती है। कौशल 3, मैं अपनी चीजों के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। आप अपनी प्राप्त क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से वितरित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा, उसके महाशक्ति प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। स्किल 2 को सक्रिय करो, और मैं उसे भी ले लूंगा। उसके अंदर असीम क्रोध उमड़ रहा था और उसने जाते हुए समूह की ओर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। यह उसका आखिरी प्रयास था और उसने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी। डिंग! चारों व्यक्तियों की 99.7% किस्मत लूट ली गई। शेष किस्मत मूल्य 1। उन चारों के बीच भाग्य का केवल एक ही अंश साझा था और उनकी आंतरिक दिशा निर्देशिका तेजी से घूमने लगी, जो उन्हें सीधे ज़ॉम्बी के झुंड की ओर इशारा कर रही थी। उत्साहित होकर वे चारों सीधे उसी ओर दौड़ पड़े। काली जनमानस की एक लहर ने धरती को घेर लिया, जिसकी दुर्गंध इंद्रियों पर कहर ढा रही थी। सुहानी लॉरेंस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव, क्या तुम मम्मी के लिए आओगे? डिंग! भाग्य का मूल्य बहुत अधिक है। समय प्रतिगमन सक्रिय हो रहा है। समय रीसेट हो गया। प्रलय से 1 महीना पहले उसके दिमाग में एक ठंडी, मशीनी आवाज गूंजी। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति पहली बार सांस लेता है, वैसे ही सुहानी लॉरेंस की आंखें झट से खुल गईं। मम्मी! गोरे रंग और गुलाबी गालों वाला एक छोटा लड़का पलंग के सिरहाने लेटा हुआ था और चिंतित चेहरे से उसे देख रहा था। लेकिन उसकी हरकतें संभली हुई थीं, मानो वह अपनी ही मां से डरा हुआ हो। वह 5 वर्षीय आरव लॉरेंस था। क्या मैं वापस आ गई हूँ? क्या मैं सचमुच वापस आ गई हूँ? उसने समय देखने के लिए अपना फोन उठाया। जी हाँ, प्रलय से ठीक 1 महीना पहले का समय था। वह वापस आ गई थी। वह जिंदा और स्वस्थ थी। आरव भी जिंदा था, उसका प्यारा बेटा। मम्मी, थोड़ा पानी पी लो। उसकी आवाज दबी हुई थी, जब उसने सावधानी से उसे अपना छोटा सा खास कप दिया। वह इतना छोटा था कि कप उसके हाथों में कांप रहा था और कुछ बूंदें गिर गईं। आरव तुरंत जम गया और घबराकर उसकी ओर देखने लगा। आरव! सुहानी लॉरेंस ने अपनी सिसकियों को रोकते हुए उठकर बैठ गई और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। वह गर्म और कोमल था, उसकी बाहों में एक नन्हा सा बंडल, जिसमें बच्चों की वह खास, पवित्र खुशबू थी। उसने उसकी खुशबू को महसूस किया और उसका दिल धीरे धीरे गर्माहट से भर गया। उसकी गोद में बैठा छोटा बच्चा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुशी से अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट लीं। उसने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया। मम्मी, रो मत, आरव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुहानी लॉरेंस फूट फूट कर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि उसने आखिरी बार क्या आवाज सुनी थी, लेकिन जब तक उसका बेटा जीवित था, उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। चाहे ये कोई उत्परिवर्तन हो, सपना हो, या कोई ज़ोंबी आध्यात्मिक प्रणाली की महाशक्ति विकसित करके उसके दिमाग को नियंत्रित कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक आरव जीवित था, मुझे पता है कि मैं अच्छी मां नहीं थी। आरव का जन्म पूरी तरह से एक संयोग था, जिसके कारण उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसके माता पिता बहुत निराश थे और उसका बड़ा भाई इतना नाराज था कि उसने सालों तक उससे बात नहीं की। केवल उसकी भाभी ने ही सुलह कराने की कोशिश की। जब भी उसका मूड खराब होता, आरव सहम जाता और उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखता रहता। वह टीना लिंच और कुछ अन्य लोगों के साथ एक बार में गई थी। उस रात उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी और बाद में उसे पता चला कि वह गर्भवती है। वह गर्भपात करवाना चाहती थी, लेकिन टीना ने उसे मना लिया, ये कहते हुए कि इससे उसके शरीर को बहुत नुकसान होगा, और उसने बच्चे को रखने पर जोर दिया। रुको, टीना लिंच, जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो आप किसी भी बात पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन एक बार जब वह भरोसा टूट जाता है, तो उनके बारे में सब कुछ संदिग्ध लगने लगता है। हे, तो बात कुछ ऐसी थी। टीना लिंच, जिसकी वह हमेशा से परवाह करती थी, वही थी जिसने उसे सबसे ज्यादा धोखा दिया था। मम्मी, आरव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। सुहानी ने अपना सिर झुकाया और उसके गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दिया। वह उसके आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव को महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह उसे घूर रहा था। आरव, मम्मी पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं, लेकिन अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहूंगी, ठीक है? सर्वनाश शुरू होने के बाद ही, जब उन दोनों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ा, तब उसे वास्तव में एहसास हुआ कि उसका बेटा उसके लिए कितना मायने रखता है। वह तो बस एक बच्चा था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वह नहीं कर सकता था, और दूसरे उसे सबसे बड़ा बोझ कहते थे। लेकिन जब आप निराशा और अकेलेपन के अथाह सागर में डूबे हों, तब कोई ऐसा हो जो आपको दिल से प्यार करता हो, जो आप पर पूर्ण विश्वास रखता हो, और जिसके लिए आप ही दुनिया में एकमात्र सहारा हों। आरव ही एकमात्र कारण था कि वह पागल नहीं हुई, उसने आत्महत्या नहीं की, वही एकमात्र चीज थी जिसने उसे जीने की शक्ति दी। ठीक है, आरव बेहद खुश था। बच्चों को खुश करना कितना आसान होता है। उसने सावधानी से कप को उसके होठों तक उठाया। मम्मी, थोड़ा पानी पी लो। सुहानी ने पानी के कुछ घूंट लिए और खुद को संभाला। एक हाथ अभी भी अपने बेटे के चारों ओर थामे हुए, उसने अपने शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया। कोई बात नहीं, ये निश्चित रूप से मेरा 25 साल का शरीर है। जब से उसे अपनी महाशक्ति प्राप्त हुई थी, उसके दिमाग में एक इंटरफेस दिखाई देने लगा था। इस इंटरफेस में उसकी महाशक्ति से संबंधित सभी विवरण दर्ज थे। सुहानी ने उसे खोला। महाशक्ति, टेक कौशल 1, जो तुम्हारा है वो मेरा है। आप जिस भी प्राणी को स्वयं मारेंगे, उसकी सभी क्षमताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। कौशल 2, और मैं इसे भी ले लूंगा, आपके पास किसी अन्य प्राणी की क्षमताओं का एक हिस्सा छीनने का मौका है। इसकी संभावना उनकी ताकत और नैतिक झुकाव पर निर्भर करती है। कौशल 3, मैं अपनी चीजों के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। आप अपनी प्राप्त क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से वितरित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा, उसके महाशक्ति प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस प्रारंभिक महाशक्ति के अलावा, उसकी बाकी सभी महाशक्तियां खत्म हो चुकी थीं। अंतरिक्ष में जाने की क्षमता, सुरक्षित घर, असाधारण सूंघने की शक्ति, ये सब उसने अपनी इस महाशक्ति के जरिए हासिल की थी। इसीलिए उसे, लोकेश स्टलिंग और बाकी लोगों को कभी भी खाने पीने की कमी नहीं हुई। इसी वजह से वे ज़ॉम्बी से छिपने के लिए इतनी आसानी से सुरक्षित घर ढूंढ लेते थे। इसी वजह से वे अंत तक जिंदा रह पाए थे। वह अपनी टेक सुपर पावर के बारे में कभी किसी को नहीं बता सकी। इसके बदले में, उसे बोझ, अक्षम और बेकार करार दिया गया। इन्हीं लोगों की वजह से आरव की मौत भी हुई। चूंकि मुझे दोबारा मौका मिला है, इस बार मैं अपने परिवार को चुनूंगा। और उन कृतघ्न कमीनों की बात करें, तो वे सब नरक में जाएं। वह उठी और आरव के कुछ कपड़े ढूंढने के लिए अलमारी में इधर उधर देखने लगी, एक पोशाक चुनी और उसे कपड़े बदलने में मदद की। चलो, हम दादा दादी के घर जा रहे हैं। आरव स्पष्ट रूप से सहम गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन मम्मी, दादाजी और चाचा जी मुझे पसंद नहीं करते। अपने कपड़े बदल रही सुहानी एक पल के लिए रुकी। फिर, मानो उसने कोई पक्का फैसला कर लिया हो, उसने कहा, अगर उन्हें तुम पसंद नहीं हो, तो मम्मी भी उन्हें नहीं चाहती। इस मामले को सुलझाना जरूरी था। असल में उसी के साथ हेरफेर किया गया था। उसके माता पिता को उससे या आरव से नफरत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि टीना लिंच से नफरत करनी चाहिए थी। आरव के अस्तित्व को लेकर उसके परिवार में सालों से अनबन चल रही थी, इसलिए वह घर नहीं लौटी थी। जब प्रलय आया, तो वापस लौटना नामुमकिन हो गया। जब आखिरकार उसे लौटने का मौका मिला, तो उसे मलबे में दबी हुई ढहती दीवारें ही मिलीं। उसका परिवार जा चुका था। उसे बाद में ही कुछ समझ में आया कि क्या हुआ था। जिस दिन भीषण ठंड पड़ी, उसके पिता उसके लिए गर्म कपड़े लाने गए थे। उन पर हमला हुआ और वे कभी वापस नहीं लौटे। उनके घर में लूटपाट हुई, उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, और उसकी भाभी ने अपने अजन्मे बच्चे के साथ अपनी जान गंवा दी।
उसकी मां ने अकेले ही उसके भाई की देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही उस भीषण ठंड से बच नहीं पाए। तब सुहानी को पता चला कि अपने कठोर फटकारों के बावजूद उसके पिता ने हमेशा उससे प्यार किया था। मम्मी, आरव ने हैरानी से अपनी मां की ओर देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थाली की तरह चौड़ी हो गई थीं। चल दर, उसने अपने बेटे का छोटा हाथ पकड़ा और वे एक एक कदम करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उत्तर में अक्टूबर के अंत तक काफी ठंड पड़ चुकी थी। उसने ऊनी कोट के नीचे टर्टलनेक स्वेटर पहना हुआ था और बोलते समय उसकी सांसें भाप बनकर निकल रही थीं। भला किसने सोचा होगा कि महज एक महीने में भीषण ठंड पूरी दुनिया में फैल जाएगी और तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा। सिस्कियां, स्नोवी स्नोवी सड़क के किनारे हरियाली वाले क्षेत्र में कुछ लोग अपने प्यारे पालतू जानवर का अंतिम संस्कार कर रहे थे। सुहानी ने उधर देखा। एक छोटी, बर्फ जैसी सफेद बिल्ली के चारों ओर भीड़ जमा थी, जो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी मालकिन, लगभग 8 या 9 साल की एक छोटी लड़की, इतना रो रही थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। मम्मी, क्या हम वापस पशु चिकित्सक के पास जा सकते हैं? लड़की की माँ, जिसकी आंखें भी लाल थीं, ने सिर हिलाया। हम पहले ही जा चुके हैं, बेटा। वह बूढ़ा है। डॉक्टर उसे बचा नहीं सकता। छोटी बच्ची और भी जोर से रोने लगी और स्ट्रोई की सांसें धीमी पड़ने लगीं। सुहानी ने एक पल सोचा, फिर आगे बढ़ी। उसने अपनी जेब से सूखी मछली का एक छोटा सा थैला निकाला, जो उसके बेटे का नाश्ता था, और धीरे से उसे स्ट्रोई के सामने रख दिया, फिर उसके फर को सहलाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियों के नीचे से जीवन निकल रहा हो। सांसें रुक गईं और छोटा सा शरीर ठंडा पड़ने लगा। कौशल सक्रिय, और मैं वह भी ले लूंगा। प्राप्त, बिल्ली की सुनने की क्षमता 70%। उस क्षण उसकी सामान्य श्रवण शक्ति 10 लाख गुना बढ़ गई। मिट्टी में से केंचुओं के निकलने की सरसराहट। दूर किसी कोने में बैठी एक आवारा बिल्ली की दबी हुई सिसकियां। किशोरों की चीखें और 3 किलोमीटर दूर एक बास्केटबॉल कोर्ट पर बास्केटबॉल के गिरने की धीमी आवाज। सब कुछ इतना स्पष्ट था मानो ये सब उसके ठीक बगल में घट रहा हो। धन्यवाद, नन्ही बिल्ली। बिल्ली को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वह अपने बेटे आरव लॉरेंस का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। अचानक उसके बैग में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर दिख रहा नाम टीना लिंच देखकर उसने भौहें सिकोड़ी। अपने पिछले जीवन में टीना लिंच ने उसका क्रेडिट, उसके दोस्त, उसका सब कुछ चुरा लिया था। उसने धीरे से फोन का जवाब दिया। उसकी बिल्ली जैसी सुनने की क्षमता ने तुरंत दूसरी तरफ से आने वाली हर आवाज को पकड़ लिया। सुहानी, तुम कहाँ हो? कंपनी का जश्न बस तुम्हारा इरादा कर रहा है। अगर तुम जल्दी नहीं पहुंची तो तुम्हें पेनल्टी शॉट लेना पड़ेगा। आसपास खनकते गिलासों की आवाज, कान फाड़ देने वाला संगीत और आपस में छेड़छाड़ करते पुरुषों और महिलाओं की जोरदार हंसी का शोरगुल छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही एक भारी भरकम व्यक्ति टीना लिंच के बगल में बैठा, सुहानी ने एक फुसफुसाहट सुनी जो शोर में लगभग पूरी तरह दब गई थी। अपनी बिल्ली जैसी सुनने की शक्ति के बिना वह दबी हुई फुसफुसाहट को शायद सुन नहीं पाती, लेकिन अब उसने उसे साफ साफ सुना। ये लोकेश स्टलिंग की आवाज थी, जो घोर द्वेष से भरी हुई थी। उसे यहाँ लाओ। आज रात हम उसे बाहर निकालने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे। 1 महीने बाद जब प्रलय आएगी, तब हम उस बोझ को अपने साथ नहीं रख सकते। सुहानी का दिल बैठ गया। क्या वे भी पुनर्जन्म लेने वाले हैं? उसके मुंह से निकलने वाली अस्वीकृति को उसने जैसे तैसे निगल लिया। जरूर, उसने कहा, मैं आ रही हूं। फोन रखने के बाद वह आरव को देखने के लिए नीचे झुक गई। आरव, मम्मी तुम्हें पहले तुम्हारी मौसी के घर ले जाएंगी। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, तब हम दादाजी के घर जाएंगे। हम अब कभी भी बुरे लोगों से पंगा नहीं लेंगे। पूरे परिवार में केवल उसकी भाभी ही उसे समझती थी। वह अक्सर सबके पीठ पीछे छिपकर अपने बेटे की देखभाल करने में मदद करती थी। ये बहुत दुख की बात है कि पिछले जन्म में उसकी और उसके बच्चे की इतनी भयानक मृत्यु हुई। लेकिन इस बार नहीं। उसने ऑफिस जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई, आरव को जेनी नॉरिस के साथ छोड़ा, फिर मुड़ी और सीधे प्राइवेट क्लब की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने निजी कमरे का दरवाजा खोला, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। टीना लिंच और उसके तीनों साथियों के चेहरों पर एक पैनी नजर उभर आई। ये किसी पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा की अपने संभावित साथी को परखने की नजर थी, जो जहरीली सुई की नोक जितनी ही खतरनाक थी। सुहानी, तुम देर से आए हो। पेनल्टी शॉट, पेनल्टी शॉट। मिया कैलर दौड़कर आए, उसका हाथ पकड़ा और उसे मेज की ओर खींच लिया। यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, हाई स्कूल के समय से उसकी रूममेट। अपने पिछले जीवन में मिया ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी, और सुहानी के भागने में उसकी मदद करते हुए भीड़ द्वारा खा लिए जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। सुहानी ने अपनी दोस्त के जीवंत, मुस्कुराते चेहरे को देखा और उसकी आंखों में गर्माहट आ गई। बैठते ही उसने मिया का हाथ हल्के से, चुपचाप, मजबूती से दबा दिया। उसके हाथ में तेज शराब का एक गिलास थमा दिया गया।
सुहानी ने अपना सिर पीछे झुकाया और उसे गटक लिया, मानो आग उसके गले से नीचे उतर रही हो। इस दौरान उसके कान पूरी तरह चौकन्ने थे, उसकी बिल्ली जैसी सुनने की शक्ति पूरी तरह सक्रिय थी, और वह टीना लिंच और उसके 3 साथियों के बीच फुसफुसाहट के हर शब्द को सुन रही थी। वह सामान्य दिखती है, ऐसा नहीं लगता कि वह पुनर्जन्म लेने वाली है। हिना वॉल्श की आवाज धीमी थी, जिसमें अनिश्चितता झलक रही थी। तो क्या हुआ अगर वह है भी? उन आपूर्ति भंडारों से उसके संबंध के बिना वह किसी काम की नहीं है। थोड़ी देर में ट्रुथ और डेयर खेलते हुए हम उसकी परीक्षा लेंगे। अगर वो सचमुच पुनर्जन्म लेने वाली निकली, तो आज रात ही हम उससे छुटकारा पा लेंगे। इससे हमें प्रलय के समय परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। निशा लॉरेंस की आवाज बेहद क्रूर थी, उसमें चचेरे भाई से अपेक्षित स्नेह का कोई अंश नहीं था। उन चारों को लगा कि वह सुन नहीं सकती, लेकिन वह एक एक शब्द सुन रही थी। सुहानी की उंगलियां गिलास के चारों ओर कस गईं। वह जानती थी कि यह खेल जीवन और मृत्यु का मामला है। कुछ ही देर में ट्रुथ और डेयर की बोतल घूमकर रुक गई, और निशा लॉरेंस और लोकेश स्टर्लिंग की ओर इशारा किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और ट्रुथ चुना। मिया केलर ने शरारती अंदाज में कहा, लोकेश, क्या तुम अब भी हमारी सुहानी से प्यार करते हो? सभी की निगाहें लोकेश स्टर्लिंग पर टिकी थीं। सुहानी ने भी ऊपर देखा, उसके चेहरे पर शर्म और उम्मीद के भाव साफ झलक रहे थे। हालांकि मन ही मन वह घृणा से उबल रही थी। लोकेश स्टर्लिंग की भौहें तन गईं। मुझे इस मौके का इस्तेमाल करके सब कुछ साफ कर देने दो। सुहानी, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। तुम्हारे उस नाजायज बेटे को देखकर मुझे घिन आती है। अब से मुझे परेशान करना बंद करो। बेहतर होगा कि हम फिर कभी एक दूसरे से न मिलें। मिया का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वह झट से खड़ी हो गई। लोकेश, तुमने ऐसा कैसे कह दिया? लोकेश ने कंधे उचकाए, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। मिया ने ही पूछा था। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। सुहानी ने ऐसा दिखाया मानो उसके शब्दों ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई हो, उसकी आवाज कांप रही थी जैसे वह रोने ही वाली हो। अच्छा, तो फिर, मुझे भी कुछ कहना है। बोलते समय उनकी निगाहें कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पर घूम गईं और उन्होंने हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोला। मैं इस कंपनी को छोड़ रही हूँ। आज से हम सब अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उसने इस कंपनी की स्थापना की थी, यहाँ सभी के साथ मिलकर इसे खड़ा किया था। लेकिन अब वह इसे नहीं चाहती थी। इस जीवन में वह फिर कभी इन लोगों के साथ नहीं उलझेगी। कड़ाके की ठंड, झुलसा देने वाली गर्मी, मृतकों की लहरें, ये सब उनके लिए ही हैं। वह उनके साथ नहीं रहेगी। अलविदा। उसके अचानक दिए गए इस बयान पर किसी ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल मिया ही घबराई हुई लग रही थी। नहीं, ऐसा मत करो। लोकेश बस गुस्से में था। सुहानी, कृपया अपने फैसले पर पुनर्विचार करो। सोचने की कोई बात नहीं है। मुझे अभी चले जाना चाहिए, ताकि मैं किसी को बीमार न कर दूं। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। अच्छा हुआ, उसने सोचा। अब जब मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, तो जब मैं अकेले काम करना शुरू करूंगी तो किसी को शक नहीं होगा। रुको। निशा लॉरेंस अचानक खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक दिया। उसने टीना लिंच की ओर देखा। मौन सहमति मिलने के बाद उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। मैंने अभी तक अपना सच नहीं बताया है। सुहानी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अब समय आ गया है, उसने सोचा। परीक्षा का समय। उसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित किया और शांत भाव से उसका सामना करने की तैयारी की। सुहानी, तुम्हारा बेटा मर गया है। वे शब्द एक विषैले खंजर की तरह थे, जो सीधे सुहानी के दिल में चुभ गए। उसके अतीत की तस्वीरें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। चीखें, मृतकों का झुंड, उसके दोस्तों की ठंडी, उदासीन आंखें। वह कांप उठी, उसके मन में उन सभी की गर्दन तोड़ देने की तीव्र इच्छा जाग उठी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। यह एक सोची समझी परीक्षा थी, एक जाल था। केवल एक मूर्ख ही इसमें फंसेगा। थप्पड़। सुहानी ने अपना हाथ उठाया और निशा के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। तेज धमाके की आवाज पूरे निजी कमरे में गूंज उठी। सब लोग स्तब्ध रह गए। कमीनी। सुहानी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। निशा, यह मत सोचो कि मेरे चचेरे बहन होने के नाते तुम जो चाहो वो गंदी बातें कर सकती हो। आरव मेरी जान है। अगर किसी ने दोबारा उसकी मौत की कामना की, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। उसका उन्मादपूर्ण आउटबर्स्ट एक ऐसी मां का सटीक प्रदर्शन था जिसे सहनशक्ति की सीमा से परे धकेल दिया गया था। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने पिछले जीवन में प्रतिक्रिया दी होती। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को घूर कर देखा। तुम लोग ही मुझे घृणास्पद लगते हो। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से में बाहर निकल गई, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। मिया गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम लोगों को क्या हो गया है? वह चीखी। तुम लोग सुहानी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो?
सबसे पहले तो उसी ने इस कंपनी को शुरू करने का सुझाव दिया था। तुम में से हर किसी को उसकी दयालुता से फायदा हुआ है। उसने तुम सबकी मदद की है। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। टीना लिंच, लोकेश स्टलिंग, निशा लॉरेंस और हिना वॉल्श एक साथ हडल्ड होकर बैठे थे, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लगता है वो पुनर्जन्म लेने वाली नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया पिछली बार जैसी ही थी, हिना वॉल्श ने राहत की सांस लेते हुए कहा। एक निकम्मी और कमजोर औरत जिसे सिर्फ नखरे करना आता है। उसके बिना हमारा भला ही बेहतर है। सामान बांटने के लिए एक व्यक्ति कम हो गया। अब हमारे जीतने की संभावना बेहतर है। प्रलय के समय दयालु लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। निशा लॉरेंस ने अपने लाल थप्पड़ से सूजे गाल को रगड़ा, उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। टीना लिंच खड़ी हुई, दरवाजा बंद किया और संगीत बंद कर दिया। निजी कमरा पल भर में सन्नाटे में डूब गया। उसने बचे हुए लोगों की ओर देखा, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे आप सबको कुछ अविश्वसनीय बात बतानी है। 1 महीने में प्रलय आ जाएगी। हमें अभी जो करना है वह यह है कि कंपनी को तुरंत बेच दें और सारे पैसे का इस्तेमाल सामान जमा करने में करें। क्या प्रलय? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वास्तव में जिन 3 लोगों को पहले से ही इस बात की जानकारी थी, उनके अलावा बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। ये सच है। मुझे दुख है कि सुहानी लॉरेंस ने इस काम को छोड़ दिया। प्रलय में मरने वाली वह पहली होगी। लेकिन मैं आप बाकी लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हम सब मिलकर खुद को बचाएंगे। हम कंपनी बेच देंगे और दुनिया के अंत की तैयारी करेंगे। उस पल मिया कैलर अचंभित रह गई। उसने चुपके से और जल्दी से सुहानी लॉरेंस को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। मिया कैलर, सुहानी, टीना लिंच पागल हो गई है। वह सचमुच कह रही है कि 1 महीने में प्रलय आने वाली है। संदेश देखकर सुहानी लॉरेंस ने भौहें चढ़ा लीं। भला किसने सोचा होगा कि ये लोग वापस आते ही इतना बड़ा खुलासा कर देंगे। वाह, दिलचस्प है, उसने सोचा। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि इस बार वे मेरे बिना कितने दिन टिक पाएंगे। मिया कैलर को जवाब देते हुए, उसे आवश्यक सामान जमा करने और सावधानीपूर्वक संदेश हटाने के लिए कहते हुए, उसने तुरंत घर फोन किया। उसके पिता, विवेक लॉरेंस ने फोन उठाया। पापा, मैं 20 मिनट में आरव के साथ घर आ जाऊंगी। उसे भी जल्दी करनी थी। इससे पहले कि विवेक लॉरेंस कुछ बोल पाते, सुहानी लॉरेंस ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस पूरे मामले का समाधान होना चाहिए। मेरे भाई और भाभी को भी वापस बुलाओ। फोन रखने के बाद उसने नीचे देखा और आरव लॉरेंस की शर्मीली लेकिन दृढ़ निगाहों से उसकी नजरें मिलीं। 5 साल के उस लड़के ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ लीं, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। हालांकि उसकी आंखों में डर छिपा था, फिर भी वह अपने छोटे से शरीर के साथ मजबूती से खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिचका। सुहानी लॉरेंस का दिल बैठ गया। उसने अपना हाथ घुमाया और अपने बेटे के छोटे से हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में गर्माहट के साथ साथ एक कड़वा दर्द भी फैल गया। पहाड़ के बीचों बीच स्थित विला लॉरेंस परिवार का पुश्तैनी घर था। सुहानी लॉरेंस अपने बेटे को उस घर में वापस लेकर आई, जिसे उसने 3 साल से नहीं देखा था। उसकी माँ, विवियन यंग, उत्साह से उसका हाथ पकड़कर बाहर दौड़ी। उसके पीछे उसकी भाभी, जेनी नॉरिस थी, जो कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी। अंदर, उसके पिता, विवेक लॉरेंस, सोफे पर उदास चेहरे के साथ बैठे थे, मानो उन पर पाला जम गया हो। उसका भाई, इवान लॉरेंस, बैठक में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी, दादी जी, चाची जी। आरव लॉरेंस ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते हुए कोमल और संकोची आवाज में कहा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, विवेक लॉरेंस की भौहें तन गईं और वह झल्ला कर बोला, लॉरेंस परिवार में तुम्हारे जैसा कोई अज्ञात वंश का पोता नहीं है। बच्चे के आंसू तुरंत ही हल्की हल्की टप टप की आवाज के साथ फर्श पर गिरने लगे। दयालु स्वभाव की जेनी नॉरिस जल्दी से आगे बढ़ी और लड़के को अपनी बाहों में उठाकर रसोई की ओर ले गईं। जाने से पहले उन्होंने सुहानी लॉरेंस की ओर चिंता भरी नजर डाली। बैठक कक्ष में केवल वे तीनों ही बचे थे। हवा इतनी घुटन भरी थी कि ऐसा लग रहा था मानो बर्फ का एक टुकड़ा जम गया हो। पिताजी, आप उसे स्वीकार करें या ना करें, वह मेरा बेटा है। सुहानी लॉरेंस का लहजा भी उतना ही दृढ़ था। जैसा कि उम्मीद थी, विवेक लॉरेंस ने भौहें चढ़ा लीं। उस दिन मुझे फंसाया गया था। जिस व्यक्ति से आपको नफरत करनी चाहिए, वह कमीना है जिसने मुझे फंसाया। मैं निर्दोष हूं, और बच्चा भी। अगर किसी को 1000 टुकड़ों में काटना ही है, तो वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने मेरे खिलाफ साजिश रची, और उस रात का वह गैर जिम्मेदार आदमी। सुहानी लॉरेंस। विवेक लॉरेंस गुस्से से दहाड़ा, लेकिन उसने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे तुम्हारी और माँ की बहुत याद आई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं वापस आना चाहती थी। बस यही बात है। कौन था? आखिर किसने तुम्हें फंसाया? विनीता ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज दिल के दर्द से कांप रही थी। उसकी प्यारी बेटी, जो इतने साल पहले अचानक गर्भवती होकर घर लौटी थी, वास्तव में पीड़ित थी।
उसने झटपट अपना फोन उठाया और कांपती उंगलियों से इवान लॉरेंस का नंबर डायल किया। तुम कहाँ हो? अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम्हारी बहन को उस समय फंसाया गया था। तुम उसके बड़े भाई हो, क्या तुम उसका साथ दोगे या नहीं? अभी इसी वक्त वापस आओ। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। फोन कॉल के बाद लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। विवेक लॉरेंस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह खामोश गुस्से में उबल रहा था और उसकी उंगलियां कुर्सी के आर्मरेस्ट पर तेजी से थपथपा रही थीं। विनीता ने सुहानी लॉरेंस का हाथ थाम रखा था। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं और वह अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। सुहानी लॉरेंस ने अपनी निगाहें नीचे रखी हुई थीं और उसकी उंगलियां उसकी हथेली में उस गर्माहट को सहला रही थी जो उसके बेटे ने छोड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इस परिवार में जो लोग उसे और आरव को स्वीकार करने के लिए सबसे कम इच्छुक थे, वे थे उसके पिता और उसका बड़ा भाई इवान। क्या इस बार वह उसका साथ देगा? द सॉवरेन क्लब। कुछ दोस्त इवान लॉरेंस को घूर रहे थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा था। मेरी माँ ने कहा कि सुहानी को 6 साल पहले फंसाया गया था। इवान लॉरेंस ने अपनी टाई को खींचा। उसकी आवाज कर्कश थी और उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। वह चाहती है कि मैं पता लगाऊं कि यह किसने किया। मैं उसके हाथ पैर काट डालूंगा। निजी कमरा पल भर में शांत हो गया। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा। लॉरेंस परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाजायज गर्भधारण ने उस समय पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। उनके करीबी दोस्तों में से किसी को भी यकीन नहीं था कि सुहानी लॉरेंस जैसी चरित्रवान महिला इतनी नीच हरकत कर सकती है। उन्हें हमेशा लगता था कि कहानी में कुछ और भी है, और अब आखिरकार इसकी पुष्टि हो गई। सुहानी उस बच्चे को अपने साथ वापस लाई थी। उसका नाम आरव है ना? वह पहले से ही 5 साल का है। इवान, उसके भाई होने के नाते तुमने उस समय सुहानी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती थी। एक अकेली महिला के लिए 3 साल तक अकेले बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं होता। धत तेरे की, मैंने 6 साल पहले इसकी जांच की थी, लेकिन किसी ने सारे सबूत मिटा दिए। मुझे कुछ भी नहीं मिला। इवान लॉरेंस ने दांत पीसते हुए मेज से एक गिलास उठाया और आधा से ज्यादा गटक लिया। तेज शराब से उसका गला जल गया, लेकिन उसके दिल की आग नहीं बुझी। इस बार, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 3 फीट तक खो दूंगा, लेकिन उसे बाहर निकाल लाऊंगा। उसमें से एक ने अचानक कहा, कोई है जो आपकी मदद कर सकता है? हॉथोर्न परिवार का सबसे छोटा सदस्य, अभिमन्यु हॉथोर्न। उसने हॉथोर्न ग्रुप की विरासत को ठुकरा दिया और 6 साल पहले अचानक मेरिडिया भाग गया, जहां उसने नेटवर्क टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू की। अभिमन्यु हॉथोर्न। इवान लॉरेंस ने अपनी आंखें सिकुड़ी। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। जी हाँ, वो 2 दिन पहले ही लौटा है। उस आदमी ने अपना फोन निकाला। मैं आपके लिए किसी को उससे संपर्क करने के लिए कह दूंगा। यकीन मानिए, वो भरोसेमंद होगा। इवान लॉरेंस ने अपने नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया, अपने तेज सिरदर्द को शांत करने की कोशिश करते हुए, और सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। उसने अपनी सूट जैकेट उठाए और बाहर निकल गया। मैं पहले घर जा रहा हूँ। सुहानी लॉरेंस आखिरकार वापस आ गई थी। एक अकेली महिला अपने बच्चे के साथ 3 साल तक वहां कैसे जीवित रही? वह बहुत जिद्दी और गुस्सैल है, कुछ ही शब्दों पर अपने बच्चे को लेकर घर से भाग जाती है। स्टर्लिंग परिवार के साथ शादी का रिश्ता बहुत अच्छा था। लोकेश स्टर्लिंग एक बेहतरीन इंसान था, रूप, शिक्षा, चरित्र, सब कुछ उसमें था। लेकिन उस नाजायज बच्चे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब स्टर्लिंग और लॉरेंस परिवारों के बीच संबंध खराब हो चुके हैं। स्टर्लिंग परिवार तो कभी कभी जानबूझकर उनके लिए मुसीबतें खड़ी करता है। क्योंकि पहले गलती सुहानी लॉरेंस ने की थी, इसलिए वह इसे बर्दाश्त कर रहा था, स्टर्लिंग परिवार को मुआवजा समझकर। और अब आप उसे बता रहे हैं कि कहानी में और भी बहुत कुछ था, कि उसे जानबूझकर फंसाया गया था। मौत की चाह रखने वाले किस कमीने ने ये किया? इवान लॉरेंस के भीतर क्रोध की आग सुलग रही थी। अपनी बहन के लिए दिल का दर्द और उन कमीनों के प्रति नफरत ने पल भर में उसके गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। मिस्टर लॉरेंस, क्या आप कंपनी वापस जा रहे हैं? ड्राइवर ने उनके गंभीर चेहरे को देखकर सावधानी से पूछा। घर जाओ, इवान लॉरेंस ने धीमी आवाज में कहा। पहले मॉल जाओ, लड़के के लिए नए नए खिलौने चुन लो। आधे घंटे बाद, लॉरेंस परिवार के घर का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। वह प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसकी बगल में एक बड़ा बक्सा दबा हुआ था, जिसकी लंबाई आदमी की आधी ऊंचाई के बराबर थी। उस पर मैकरोन रंग का एक धनुष टेढ़ा मेढ़ा बंधा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में किया गया था। वह प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसकी निगाहें सुहानी लॉरेंस पर टिकी थीं। उसने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता बनी रही। उसकी आवाज सख्त थी, जिसमें दबी हुई पीड़ा झलक रही थी। तो आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया। हिम्मत आ गई है ना? 3 साल दूर रहने के बाद तुम्हारे पंख सचमुच फैल गए हैं, है ना?